एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति अपना घर छोड़कर कब जाता है? या तो वो व्यक्ति अपने घर से खुश नहीं है, या उसकी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, या फिर उसे दूसरे के घर में कुछ ज्यादा दिखता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अभी नहीं समझे? समस्या तो यही है ना, आपको बहुत डिटेल से बताना पड़ता है, आप तभी समझते हैं बातों को। मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे स्थान पर जाता है अपनी जगह को छोड़कर, तो या तो उसको उससे कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, या फिर उस जगह पर उसका दम घुट रहा होता है, या उसको ऐसा लगता है कि यहां पर उसकी सेटिस्फेक्शन या उसको वो जो ग्रोथ चाहिए वो नहीं मिल रही है। ये दो ही कारण होते हैं, चाहे वो एक नौकरी हो, चाहे वो राजनीति हो। अब जैसे कि आजकल झटकों का दौर जारी है, रोज आपको अखबारों में झटके देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लगा झटका, भाजपा को लगा झटका, आम आदमी पार्टी को लगा झटका, इस नेता ने इसको स्वीकार कर लिया, इस पार्टी में चला गया, ये सब झटके आज आपको रोज लग रहे हैं। और राजनीतिक पार्टियों की उठक बैठक बिल्कुल जारी है, बदस्तूर जारी है, और ये उठक बैठक सब पे भारी पड़ रही है। और आगे अब ना जाने किसकी बारी है, ये देखने की हम सबकी बारी है। टाइटल पे आप पढ़ रहे होंगे कि आखिर भाजपा के नेताओं में क्या कमी है, और क्यों भाजपा को दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपने यहां पर शरण देने की जरूरत पड़ रही है। इस एनालिसिस पर मैं आपको लेकर चलने से पहले आपको हिमाचल प्रदेश का ही नहीं, महाराष्ट्र, बिहार, हर जगह के एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जहां पर बहुत सारी सरकारें बागियों की वजह से टूटकर दोबारा बनी है। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों से ये बागियों का जो सिलसिला है, या बागियों का जो मार्केट में चर्चा है, बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। और सवाल यहां ये आता है कि भाजपा जैसी अपने आप को इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी कहने वाली पार्टी को आज कांग्रेस के लोगों को तोड़कर अपनी पार्टी में टिकट देने की जरूरत पड़ रही है। तो क्या ये भाजपा की कोई रणनीति है? क्या भाजपा उन जगहों पे फोकस कर रही है जहां पर भाजपा के कैंडिडेट कांग्रेस के कैंडिडेट से जीत नहीं रहे हैं, इसलिए ये सब प्लान हो रहा है कि वहां पर कांग्रेस को ही खत्म कर दो, उन्हीं कांग्रेसियों को भाजपा में ले आओ, तो भाजपा जहां पर हार रही है वहां पर जीतना शुरू हो जाएगी। इस एनालिसिस के पीछे मैं कुछ आधार आपके बीच में रख रहा हूं। जैसे कि आप सुजानपुर की बात ले लें, वहां के जो विधायक थे राजेंद्र राणा, उन्होंने मुख्यमंत्री जो चेहरा थे श्री प्रेम कुमार धूमल जी, उनको ऐसी पटकनी दी कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं विश्व में यह बात फैल गई कि मुख्यमंत्री के चेहरे को उनके शिष्य ने हरा दिया। और उस हार की वजह से धूमल जी का जो राजनीतिक जीवन था वो वहां पर समाप्त हो गया, और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ में आते आते फिसल गई। और वो कहां चलेगी? जयराम ठाकुर के पास में। लेकिन धूमल जी को हराने के बाद में लोगों को लगा कि शायद ये कोई छोटी सी गुटबाजी रही होगी तो हार गए। लेकिन उसके बाद दूसरे चुनाव में भी जो हाल ही में हुए हैं, उसमें भी धूमल जी के शिष्य जो खड़े थे राणा जी के अपोजिट में, उनको भी फिर हराकर राजेंद्र राणा ने साबित कर दिया कि मैं बेहतर हूं, और कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाकर वहां से भी एक अचीवमेंट हासिल हुई। दूसरी तरफ बड़सर विधानसभा में इंद्रदत्त लखनपाल कांग्रेस का एक ऐसा मजबूत चेहरा यहां थे, जिन्होंने पूर्व में रहे विधायक बलदेव शर्मा को भी हराया, उसके अलावा उनकी पत्नी को भी हराया, और तीसरी बार बड़सर विधानसभा के अंदर अपना परचम लहराकर यह साबित कर दिया कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और मैं भाजपा को यहां टिकने नहीं दूंगा। ये दोनों ही सीट कहीं ना कहीं धूमल जी के जो शागिर्द थे, धूमल जी के जो शिष्य थे, उनको बार बार पटकनी देते हुए इन लोगों ने हासिल करी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा को अब यह समझ में आ गया था
कि इनके दोनों के रहते हुए भाजपा का झंडा स्थापित करना इन विधानसभाओं में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए एक ऐसी रणनीति बनाई, एक ऐसा गेम खेला कि पूरी गेम चेंजर बन गए और उन दोनों को बागी बनने के बाद में अब भाजपा की शरण में लेकर आए। सवाल यहां यह बनता है कि क्या भाजपा के अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल से काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति मेहनत क्यों करता है, उसको एक ही मकसद होता है कि उसको एक टिकट मिल जाए या कोई ऐसी सर्वोच्च जगह मिल जाए। देखिए, पूरी जिंदगी कार्यकर्ता बनने के लिए कोई कार्य नहीं करता है, चाहे वो कितना भी कोई व्यक्ति अपने आप को दूध का धुला हुआ बोले। हर व्यक्ति की नजर उस कुर्सी पे होती है कि वो कुर्सी मुझे कहीं ना कहीं मिल जाए। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी के जो बागी हैं, क्या उनको भाजपा में वो सम्मान, जैसे कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर जी ने ये कहा कि कांग्रेस के बागी विधायकों ने जो समर्पण दिया है भाजपा के लिए उसका इनाम उनको मिलेगा, तो क्या वो इनाम टिकट के रूप में उनको मिलेगा? और क्या भाजपा के पास अभी ऐसे कोई लोग नहीं है, ऐसे कोई कार्यकर्ता नहीं है जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो टिकट ले सके और टिकट जीत सके? ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि कांग्रेस के लोगों को तोड़कर या कांग्रेस के बागियों को भाजपा टिकट दे? ऐसा क्या जरूरत पड़ी? इससे तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, साफ सुथरी बात है कि ये भाजपा की ही पूरी प्लानिंग थी इनको बागी बनाने में और वापस इनको भाजपा का टिकट देने में। क्योंकि अगर भाजपा के नेताओं में कोई योग्यता नहीं है, जो काम कर रहे हैं, तभी तो किसी दूसरे को बुलाकर उनके अंदर उनको टिकट देने का विचार बन रहा है। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर ज्यादा योग्यता है और भाजपा के कार्यकर्ताओं में योग्यता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपना घर तभी छोड़ता है जब उसके अंदर कोई कमी होती है और सामने वाले घर में तभी जाता है जब उसको वहां कुछ बड़ी अचीवमेंट दिखती है। ठीक उसी तरह से ये जो माहौल है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है। और जैसा कि अटकलें लगाई जा रही हैं, सुनने में आ रहा है, ये चर्चाएं चल रही हैं कि जो राजेंद्र राणा जी हैं सुजानपुर में, क्योंकि वो धूमल जी के किसी भी गेम को चेंज करने में सक्षम थे और वहां से किसी भी तरह से भाजपा को स्थापित नहीं करने दे रहे थे, तो उनको उठाकर जो है वो एमपी का टिकट चंडीगढ़ से दे दिया जाएगा। और बड़सर में क्योंकि भाजपा को लखनपाल जी जीतने नहीं दे रहे थे, तो लखनपाल जी को बड़सर से भाजपा का टिकट दिया जाएगा। यहां पर दोनों ही तरह कांग्रेस मुक्त कर भाजपा का गढ़ बनाने का प्लान किया जा रहा है। अब ये क्या रणनीति है, ये तो लोग समझेंगे। आप कमेंट करके बताएं इसके ऊपर आपका क्या मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं का विश्वास जरूर टूटेगा इसके ऊपर, क्योंकि जब आप ऐसे व्यक्ति को हाईजैक करके लाकर उसको कुर्सी पर बिठा देंगे, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने बिठा दिया, मैं एक आंकलन कर रहा हूं, एक जर्नलिस्ट होने के नाते एक विचार रख रहा हूं कि अगर ऐसा है और ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भाजपा के लिए भी एक बड़ा चैलेंज खड़ा होने वाला है। क्योंकि जब आप एक ऐसे व्यक्ति को जो भाजपा के नाम से भी चिढ़ता हो, भाजपा की नीतियां तो बड़े दूर की बात है अपनाना, और आज वो अचानक भाजपा की नीतियों को मानने लगे, तो इसका अर्थ उसकी विचारधारा में परिवर्तन के साथ साथ में उसकी सोच में भी परिवर्तन होना लाजमी है। क्योंकि इससे पहले जब वो नरेंद्र मोदी जी को या भाजपा को एक तानाशाह सरकार बोलता था या बोलते थे, आज वही वापस उस तानाशाह के नीचे गुलामी करने की सोच रख के चल रहे हैं। तो ऐसे में जनता का भरोसा किस पर टिकेगा, जनता आखिर क्या करवट लेगी और आने वाले समय में राजनीति का क्या माहौल होगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस विश्लेषण में आप लोग बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके बताएं कि आपका इस पर क्या मानना है, क्या मेरे आंकलन और आपके आंकलन में कोई फर्क है? अगर है तो वो क्या है, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केवल 1 मिनट के इस वीडियो को देखकर आप फैसला करें, क्या
आपके साथ हो रहे अन्याय से आप परेशान हैं? क्या आप भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं? क्या आप भी अपने आसपास की बुराइयों को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप भी समाज की सेवा करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज ही जुड़ें राष्ट्रीय एकता बल संगठन से। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में परेशान है। ऐसे में व्यक्ति मुश्किल में पड़ जाता है। वह अकेला लड़ नहीं पाता है और मायूस होकर सिस्टम को कोसता है, परंतु कुछ कर नहीं पाता है। ऐसी परिस्थिति में आखिर कोई क्या करे? अब आपके पास एक समाधान है कि आप राष्ट्रीय एकता बल से जुड़कर इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए काम कर सकते हैं। यह एक ऐसा एनजीओ है जो आपको न्याय दिला सकता है, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकता है या फिर समाज में एक नई पहचान दिला सकता है। तो फिर देर क्यों, आज ही जुड़े इस संगठन से। इससे जुड़ना बहुत आसान है। केवल नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और बनिए राष्ट्रीय एकता बल संगठन का महत्वपूर्ण हिस्सा और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।